हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स आइडिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए इंटरनेशनल ट्रेड का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, हेक्स्चर-ओलिन सिद्धांत। ये हेक्स्चर-ओलिन सिद्धांत बड़ा ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है और ये इसको जो है मॉडर्न थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत के नाम के रूप में भी जाना जाता है। इस थ्योरी को हम लोग पूरा पढ़ेंगे और पूरा इजी वे में कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हेक्स्चर-ओलिन थ्योरी। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन इसका जान लेते हैं। देखिए, हेक्स्चर-ओलिन थ्योरी जो है दो अर्थशास्त्रियों का संयुक्त रूप से सिद्धांत है। एक है एली हेक्स्चर, एक है एली हेक्स्चर और ए प्लस है आपका बर्टिन ओहलिन, यानी कि बर्टिन ओहलिन। इन दोनों का संयुक्त रूप से ये सिद्धांत है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है। ओहलिन के अध्यापक यानी कि बर्टिन ओहलिन के अध्यापक जो एली हेक्स्चर हैं, उन्होंने 1919 में यह विचार प्रस्तुत किया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो विभिन्न देशों में साधन संपन्नताओं का परिणाम है। ओहलिन के अध्यापक जो हैं एली हेक्स्चर थे, उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो कारण है वो है विभिन्न देशों में साधन संपन्नताओं का परिणाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। चलिए अब हम लोग बर्टिन की बात को लेकर समझ लेते हैं। बर्टिन फिर उसके बाद जो है उनके शिष्य जो हैं क्या हैं, बर्टिन ओलिन आए और उन्होंने 1933 में एक पुस्तक है जिसका नाम है इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। क्या नाम है पुस्तक का? इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। याद रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, कोई भी एग्जाम हो पूछ लिया जाता है कि पुस्तक का नाम क्या था। तो पुस्तक का नाम था इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें जो है हेक्स्चर जो है, ठीक, हेक्स्चर के विचार को आगे बढ़ाएं, अपने गुरु के विचार को जो है आगे बढ़ाएं और सिद्धांत को क्या है निर्मित किया। इसलिए इस सिद्धांत को क्या बोला जाता है? हेक्स्चर-ओलिन का सिद्धांत, यानी कि एचओ थ्योरी, यानी एली हेक्स्चर और बर्टिन ओलिन दोनों मिलकर इस सिद्धांत को दिए थे। अब चलिए हम लोग देखते हैं सिद्धांत क्या है। सिद्धांत हमारा कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार जो है व्यापार का जो मुख्य कारण है वो दो देशों के बीच सापेक्ष कीमतों में पाई जाने वाली भिन्नता है। ये बताएं कि दो देशों के बीच, ए और बी देशों के बीच सापेक्ष कीमतों में पाई जाने वाली, यानी कि प्राइस में, कीमतों में पाई जाने वाली भिन्नता का परिणाम ही क्या है, कारण ही क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। ठीक, लेकिन कीमतों में भिन्नता किस कारण से होती है? तो कीमतों में भिन्नता का कारण दो देशों में पाए जाने वाले साधनों में भिन्नता का कारण है। दो देशों में, देखिए, दो देशों में क्या होगी? पहले साधनों में भिन्नता होगी। किसी देश में पूंजी प्रचुर साधन है, ठीक, देश ए में पूंजी प्रचुर है तो यहाँ पे पूंजी सस्ता होगा और यहाँ पे पूंजी गहन वस्तु का उत्पादन और निर्यात होगा। अगर बी देश में श्रम सस्ता है तो यहाँ पे श्रम गहन वस्तु का उत्पादन और निर्यात होगा। तो फिर क्या हो जाएगा? दोनों में जो है, इसमें जो है पूंजी गहन वस्तु सस्ता हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा? श्रम गहन वस्तु क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा। तो दोनों में हो जाएगा प्राइस डिफरेंस, दोनों में अलग अलग वस्तुओं का प्राइस डिफरेंस हो जाएगा और जिसके कारण क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा। चलिए आगे हम लोग इस सिद्धांत को देखते हैं। देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, कुछ देश में पूंजी अधिक तथा कुछ देश में श्रम अधिक है। ठीक, जहाँ पूंजी अधिक है पूंजी गहन वस्तुओं का उत्पादन निर्यात करेगा और जहाँ श्रम अधिक है श्रम गहन वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात करेगा। चलिए अब हम लोग मान्यता को देखते हैं कि इसकी सिद्धांत की मान्यताएं क्या है। देखिए सिद्धांत की मान्यताएं हैं टू इंटू टू मॉडल पे, यानी 2m2m2 मॉडल पे। दो देश, दो वस्तुएं और दो उत्पादन के साधन। ये सिद्धांत जो है दो उत्पादन के साधन श्रम एवं पूंजी को लेकर चलता है। ठीक, श्रम एवं पूंजी
और उसके बाद हम लोग सेकेंड मान्यता देखते हैं। वस्तु तथा साधन बाजार में क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता है। वस्तु तथा साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है। थर्ड है हमारा पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि वहाँ पे जो संसाधन है उनका पूर्ण क्या हो रहा है? उपयोग हो रहा है। देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति है, यानी कि संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है। स्वतंत्र व्यापार, ये जो है हेक्चर ऑलिन जो है स्वतंत्र व्यापार के समर्थक थे। इन लोगों ने मान्यता लेकर चला है कि स्वतंत्र व्यापार हो रहा है, यानी कि लेसेस फेयर के पॉलिसी पे ये सिद्धांत है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोग का मान्यता है पांचवा, उत्पत्ति के जो साधन हैं देश में पूर्णतः गतिशील हैं, किंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है? अगतिशील है। उत्पत्ति के साधन देश में पूर्णतः गतिशील, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है? अगतिशील है। प्रौद्योगिकी ज्ञान जो है स्थिर है, यानी कि टेक्नोलॉजी जो है क्या है? तकनीक जो है क्या है? स्थिर है। तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। सातवां मान्यता है हम लोग का, देश में साधन संपन्नता में अंतर है। सही बात है, कोई देश श्रम प्रधान है और कोई देश क्या है? पूंजी प्रधान है। तो दोनों में क्या है? यानी कि दोनों देशों में साधन संपन्नता में अंतर है। आठवां है हम लोग का, दोनों देशों में उपभोक्ताओं का अधिमान समान है, यानी कि जो देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दो देश शामिल हो रहे हैं ए और बी, उन दोनों में क्या है? उपभोक्ताओं का अधिमान समान है। अंतिम मान्यता है नौवीं, विभिन्न देशों की साधन संपन्नताओं में मात्रात्मक अंतर है, लेकिन गुणात्मक रूप से वे समरूप है। यानी कि देशों में जो साधन संपन्नता है वो क्वांटिटेटिव रूप से जो है डिफरेंट है, लेकिन क्वालिटेटिव रूप से वे क्या है? समरूप हैं। ठीक, अब देखिए सिद्धांत की व्याख्या की ओर हम लोग चलते हैं। सिद्धांत की व्याख्या में देखिए मान्यताओं के अनुसार जो है दिया हुआ है कि साधन संपन्नताओं में अंतर के कारण साधन कीमतों में अंतर होता है और उससे जो है वस्तु की कीमतों में अंतर हो जाता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। देखिए साधन संपन्नता में अंतर, साधन संपन्नता में अंतर होगा, साधन संपन्नता में अंतर से क्या होगा? साधन कीमत में अंतर हो जाएगा, साधन कीमतों में अंतर हो जाएगा और साधन कीमतों में अंतर के कारण क्या हो जाएगा? वस्तु की कीमतों में अंतर हो जाएगा। वस्तु की कीमतों में अंतर हो जाएगा और जिसके कारण क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा। तो हेक्चर ऑलिन सिद्धांत यही कहता है कि साधन कीमतों संपन्नता में अंतर से साधन कीमतों में अंतर और कीमतों में अंतर से वस्तु की कीमतों में अंतर होता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। अब चलिए हम लोग सिद्धांत की व्याख्या आगे देखते हैं। सिद्धांत की व्याख्या देखिए दो तरह से किया जाता है। एक है साधन प्रचुरता कीमत कसौटी के रूप में और दूसरा है भौतिक रूप में साधन प्रचुरता। तो हम लोग इसको समझेंगे पहले साधन प्रचुरता कीमत कसौटी के रूप में। यहाँ देखिए प्राइस ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ लेबर, ये है कंट्री ए का, देश ए का, ये लेस देन है, कम है, प्राइस ऑफ कैपिटल प्राइस ऑफ लेबर बी। तो यहाँ क्या बता रहा है कि देश ए जो है क्या है? देश ए जो है पूंजी प्रधान है, पूंजी प्रधान है, यानी कि यहाँ पे क्या है? पूंजी सस्ता है, पूंजी क्या है? सस्ता है। हम लोग रेखा चित्र के माध्यम से सिद्धांत को समझेंगे। यहाँ पे देखिए एक वाई एक्स एक्स जो है, यहाँ पे देख लीजिए एक्स एक्स जो है ये क्या है? समोत्पाद वक्र है वस्तु एक्स का, एक्स एक्स वस्तु एक्स का समोत्पाद वक्र है। वाई वाई जो है वस्तु वाई का समोत्पाद वक्र है, जो कि बता रहा है कि दोनों देश के लिए समान है। जो समोत्पाद वक्र है ये वस्तु एक्स और वाई का, वो दोनों देशों के लिए समान है। ए जो है देखिए ए, ये देखिए ए और ये
ए जो है देश ए की साधन कीमत रेखा है, ठीक। और बी जो है, बी है जो है आपका बी, ये है देश बी की साधन कीमत रेखा, देश बी की साधन कीमत रेखा। तो अब हम लोग रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे इस सिद्धांत को। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है वाई जो है, जो कि समुत्पाद वक्र वाई का है। देखिए यहाँ पे टच कर रहा है देश ए की साधन कीमत रेखा को, देश ए की साधन कीमत रेखा को टच कर रहा है, जो कि क्या बता रहा है कि यहाँ पे इसको ओसी वस्तु का जो है ओसी पूंजी लगा उत्पादन में, और ओडी मात्रा क्या लगा, श्रम का लगा। यानी कि अगर हम देखें तो वाई वस्तु के उत्पादन में जो है सबसे ज़्यादा क्या लग रहा है, पूंजी लग रहा है, और श्रम की मात्रा कम लग रहा है, ठीक। उसी तरह यहाँ देखिए वाई वस्तु के लिए देश बी में जो है, यानी बी साधन, बी जो है साधन कीमत रेखा यहाँ जी पे टच कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए जी पे टच कर रहा है वाई को, तो यहाँ पे ओके के बराबर ओ और के, देखिए ओ और के बराबर पूंजी लग रहा है, और ओ एच के बराबर क्या है, श्रम लग रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि वाई का जो है उत्पादन, देश ए जो है क्या है, देश ए जो है वाई के उत्पादन में ज़्यादा पूंजी लग रहा है, तो देश ए क्या है, देश ए क्या है, पूंजी प्रचुर है, देश ए पूंजी प्रचुर है। अब इसी तरह हम लोग एक समुत्पाद वक्र पे चलते हैं। एक समुत्पाद वक्र देखिए जो क्या बता रहा है, एक समुत्पाद वक्र देखिए, ये जो ए जो है, ए देखिए, ये जो ए जो है साधन कीमत रेखा को क्या कर रहा है, एल पे टच कर रहा है, एल पे टच कर रहा है, जो क्या बता रहा है कि एक इकाई उत्पादन के लिए ओएम पूंजी और ओएन मात्रा में क्या हो रहा है, श्रम लग रहा है। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे बी देश में, यानी कि जो कि हम लोग बी के समानांतर B1 क्या किए हैं, देश बी की साधन कीमत रेखा को ले लिए हैं, जो कि एक्सेस को B1 एस पे टच करता है, एस पे टच करता है। तो यहाँ पे देखिए ओटी के बराबर पूंजी और ओआर के बराबर क्या है, श्रम लग रहा है। यानी यहाँ पे श्रम ज़्यादा लग रहा है एक्स के उत्पादन में देश बी के द्वारा, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ये श्रम गहन है, यानी कि यहाँ श्रम सस्ता है, ठीक। तो ये श्रम गहन वस्तु का उत्पादन करेगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। रेखा चित्र से हम लोग समझ चुके हैं। देखिए रेखा चित्र का व्याख्या यहाँ पे दिया गया है। वस्तु एक्स के लिए देखिए, ए देश में वाई की एक इकाई उत्पादन के लिए ओसी श्रम लग रहा था, पूंजी श्रम ओडी, और बी देश में वाई की एक इकाई उत्पादन के लिए पूंजी ओके लग रहा था, पूंजी की मात्रा ओके लग रहा था, और ओ एच मात्रा श्रम की लग रहा था। तो ए देश में क्या है, देश ए में पूंजी सस्ती है, देश ए में पूंजी सस्ती है। उसी तरह देखेंगे वस्तु एक्स के लिए, ए देश में एक्स की एक इकाई उत्पादन करने के लिए पूंजी ओएम तथा श्रम ओएन। उसी तरह देश बी में जो है एक्स वस्तु की एक इकाई उत्पादन के लिए पूंजी ओटी तथा श्रम ओआर मात्रा में लग रहा है। तो देश ए क्या है, यहाँ पूंजी नहीं होगा, यहाँ पे देश ए में क्या है, श्रम सस्ता है। रेखा चित्र से हम लोग समझे थे, श्रम सस्ता है। तो क्या होगा कि देश ए वाई वस्तु का उत्पादन व निर्यात करेगा, क्योंकि यहाँ पे देश जो है ए क्या है, पूंजी प्रधान है, तो वाई वस्तु का उत्पादन व निर्यात करेगा, और देश बी जो है एक्स वस्तु का उत्पादन व निर्यात करेगा। ये क्या है, देश बी में श्रम सस्ता है, देश बी में क्या है, श्रम सस्ता है, ठीक। अब हम लोग समझते हैं भौतिक रूप में साधन प्रचुरता, भौतिक रूप में साधन प्रचुरता। यहाँ पे देखिए कैपिटल बाय लेबर देश ए में ज़्यादा है,
कैपिटल बाय लेबर देश बी में, यानी कि देश ए क्या है, पूंजी प्रचुर है, यानी पूंजी ज़्यादा है, पूंजी प्रचुर मात्रा में है यहाँ, यानी कि देश ए क्या है, पूंजी प्रधान है। देखिए रेखा चित्र के माध्यम से अब हम लोग समझते हैं। रेखा चित्र में यहाँ देखिए दिया गया है कि A1 जो है, ये देखिए A1 ये है A1, ये A1 है, A1 ये देखिए A1 ये वाला देश ए का क्या है, उत्पादन संभावना वक्र है, और B1 सॉरी A1 था, यहाँ पे A1 ही है, B1 जो है बी देश का उत्पादन संभावना वक्र है, B और B1 ये उत्पादन संभावना वक्र है देश बी का। OR क्या बता रहा है, ये जो OR है, ये OR है जो हम लोग का क्या बता रहा है, समान अनुपात रेखा को बता रहा है। और उसी प्रकार देखिए A2 A3 यहाँ हुआ, और देखिए A3 यहाँ पे A3 साधन कीमत रेखा देश ए का, और B2 B3 ये है साधन कीमत रेखा देश बी का। तो हम लोग अब समझते हैं इस ग्राफ से। तो क्या है कि साधन कीमत रेखा को जहाँ पे टच करेगा आपको उत्पादन संभावना वक्र, वहीं पे संतुलन स्थापित होगा। तो देश ए के लिए देखिए देश ए का उत्पादन संभावना वक्र देश ए की यानी कि साधन कीमत रेखा को, देश ए की साधन कीमत रेखा को ए बिंदु पर टच करता है। यहाँ देखिए उत्पादन को बता रहा है, एक्स वस्तु का OA3 उत्पादन और ऊपर में वाई वस्तु का OA2 उत्पादन। उसी तरह बी देश के लिए देखिए बी देश का उत्पादन संभावना वक्र साधन कीमत रेखा वक्र को एफ पे टच कर रहा है। यहाँ पे उत्पादन का क्या बता रहा है, वाई वस्तु का OB2 उत्पादन, ठीक, और एक्स वस्तु का OB3 उत्पादन। तो यहाँ पे रेखा चित्र से हम लोग को यही समझ में आया कि बी देश जो है एक्स वस्तु का A3 और B3 यहाँ से यहाँ तक उत्पादन ज़्यादा कर रहा है देश बी एक्स वस्तु का, और वाई वस्तु का उत्पादन जो है देश ए जो है कितना ज़्यादा कर रहा है, B2 A2 के बराबर। वाई वस्तु का देश ए जो है B2 A2 के बराबर ज़्यादा उत्पादन कर रहा है, ठीक। तो हम लोग बोल सकते हैं कि देश बी क्या है, यह वस्तु एक्स का ज़्यादा उत्पादन करेगा और देश ए जो है वाई वस्तु का उत्पादन ज़्यादा करेगा। चलिए अब हम लोग आगे रेखा चित्र के माध्यम से समझते हैं कि दोनों के बीच ट्रेड कैसे होगा, दोनों के बीच व्यापार कैसे होगा, कितनी वस्तुओं की आयात होगा, कितनी वस्तुओं का निर्यात होगा। रेखा चित्र में यहाँ पे टी जो है क्या है, साधन कीमत रेखा है, ये टी ये जो है क्या है, साधन कीमत रेखा है। जो क्या बता रहा है, जो बता रहा है यानी प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ वाई देश ए में इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ वाई देश बी में, यानी कि दोनों वस्तु एक्स और वाई जो है उसका उत्पादन कीमत अनुपात क्या है, समान है। उत्पादन कीमत अनुपात दोनों वस्तु का समान है। आईसी जो है, ये आईसी क्या है, उदासीनता वक्र है, इंडिफरेंस कर्व है आईसी, जो दोनों देश के लिए है, समान है। AB1 देश ए का उत्पादन संभावना वक्र है, AB1 जो है देश ए का उत्पादन संभावना वक्र है कि AB1, और BA2 है जो देश बी का उत्पादन संभावना वक्र है, BA2 देश बी का उत्पादन संभावना वक्र है। अब हम लोग रेखा चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पे जो है दिया हुआ है देश ए, यहाँ देखिए इससे क्या होता है, यहाँ पे ये जो है साधन कीमत रेखा जो है देश ए की उत्पादन संभावना वक्र को इस बिंदु पे टच करता है, ठीक। तो इस बिंदु पे टच करता है, ये देखिए दोनों देश का कॉमन है इंडिफरेंस कर्व, जो यहाँ पे संतुलन स्थापित होता है। तो यहाँ पे देश ए के लिए अब हम लोग देख रहे हैं
एस यहाँ पे टच करता है, तो इससे क्या पता चलता है कि वायु वस्तु का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। ये देखिए वायु वस्तु का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, ठीक। और उसी तरह यहाँ पे अगर हम लोग देश, तो वायु वस्तु का उत्पादन करेगा और वो क्या है, पूंजी प्रधान है। वायु वस्तु का उत्पादन करेगा और पूंजी प्रधान है, तो और देश ए। उसी तरह से यहाँ पे देखिए देश बी का उत्पादन संभावना वक्र है जो आर बिंदु पे टच कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि वो, यहाँ पे जो देख रहे हैं कि वो एक्स वस्तु का अधिक उत्पादन करेगा, एक्स वस्तु का अधिक उत्पादन करेगा। इसको मिलाएंगे तो पता चलेगा एक्स वस्तु का अधिक उत्पादन करेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि ए जो है, देश ए क्या है, पूंजी प्रधान है और बी जो है श्रम प्रधान है। और यहाँ पे जो आयात निर्यात होगा वो क्या होगा, वो होगा देश ए जो है टीएस मात्रा के बराबर क्या करेगा, निर्यात करेगा। टीएस मात्रा के बराबर क्या करेगा, निर्यात करेगा। और टी मात्रा के बराबर क्या है कि आयात करेगा। टी मात्रा के बराबर क्या करेगा, आयात करेगा। उसी तरह जो है देश बी जो है, संतुलन यहाँ पे स्थापित हुआ, वो क्या करेगा, के आर मात्रा के बराबर निर्यात करेगा। ये मात्रा जो है, ये मात्रा क्या है, निर्यात करेगा। और ई के मात्रा जो है ये क्या करेगा, आयात करेगा, ये आयात करेगा। और दोनों मिलकर क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल होंगे। हम लोग रेखा चित्र को समझ चुके अच्छी तरह। तो यहाँ पे देखिए रेखा चित्र का व्याख्या दिया हुआ है। देश ए वायु वस्तु का अधिक उत्पादन करेगा क्योंकि, और वो क्या है, पूंजी प्रधान है। देश बी एक्स वस्तु का अधिक उत्पादन करेगा और वो श्रम प्रधान है। तो देश ए क्या करेगा, वायु वस्तु का, देश बी क्या करेगा, एक्स वस्तु का। देश ए क्या है, पूंजी प्रधान है और देश बी क्या है, श्रम प्रधान है, ठीक, श्रम प्रधान है। इसी तरह यहाँ पे देखिए देश ए वायु वस्तु के टीएस मात्रा निर्यात करेगा, हम लोग समझ चुके थे, और टी का आयात करेगा। देश बी क्या है, के आर मात्रा का निर्यात करेगा और ई के मात्रा का आयात करेगा। और इसी तरह दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल होकर लाभ प्राप्त करेंगे। तो देखिए हेक्चर-ओलिन सिद्धांत का कहना यही था। अगर हम लोग इसका निष्कर्ष पे चले तो क्या होता है, साधन संपन्नताओं में अंतर, साधन संपन्नताओं में अंतर से क्या होता है, साधन कीमतों में अंतर होता है, साधन कीमतों में अंतर होता है, साधन कीमतों में अंतर होता है। और साधन कीमतों में अंतर से क्या होता है, वस्तु की कीमतों में अंतर होता है, वस्तु के कीमतों में अंतर होता है, वस्तु कीमत में अंतर होता है। और यही क्या है, वस्तु की कीमत जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कारण है। तो सिंपल सा सिद्धांत था, हम लोग समझ चुके हैं। अब इसकी हम लोग आलोचना देख लेते हैं। आलोचना है कि 2 एवं 2 एवं 2 का मॉडल जो था, यानी कि 2 देश 2 वस्तुएं और 2 साधन का मॉडल जो है वो क्या है, अवास्तविक मान्यता है। मान्यता क्या है, अवास्तविक है। इसी तरह कहना है अर्थशास्त्रियों का आलोचना में कि ये एस्थेटिक मॉडल है, ये एस्थेटिक सिद्धांत है। तीसरा हमारा आलोचना है साधन समरूप नहीं होते, साधन क्या होते हैं, समरूप नहीं होते। और चौथा है उत्पादन तकनीक समरूप नहीं, उत्पादन तकनीक जो है क्या है, समरूप नहीं होती। इस सिद्धांत में कहा गया है कि परिवहन लागत नहीं लगती, जबकि परिवहन लागत तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगती है। तो यहाँ पे परिवहन लागत की क्या किया गया है, उपेक्षा किया गया है, उपेक्षा किया गया। पूर्ण रोजगार व पूर्ण प्रतियोगिता की अवास्तविक मान्यता, सही बात है, क्योंकि प्रायः अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं पाई जाती है और पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति, ठीक। तो ये पूर्ण प्रतियोगिता और पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता है। रुचि और मांग ढांचे समरूप नहीं, सही बात है। विभिन्न आय के वर्ग में विभिन्न रुचियां होती हैं और विभिन्न मांग ढांचे भी होते हैं, तो रुचियां और मांग ढांचे समरूप नहीं। ये आंशिक संतुलन विश्लेषण है, सही बात है, ये आंशिक संतुलन विश्लेषण है। तो ये थी हमारी आलोचना।
तो हम लोग जो है पूरा सिद्धांत को कवर कर चुके हैं। तो आप लोग चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट जो है टॉपिक जो है मैं लाऊंगा इंटरनेशनल ट्रेड पे ही जल्द ही। तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वाचिंग। और पूरा कंसेप्ट समझने के लिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और कमेंट सेक्शन बताइए कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद।